हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग वेक्टर के इस लेक्चर नंबर 3 के अंदर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो बना रखी थी जिसमें हम लोगों ने वेक्टर का बेसिक डिस्कस करा था, ट्रांसपोज डिस्कस करा था, 2 वेक्टर के बीच का एंगल डिस्कस करा था। तो एक बार आप वो वीडियो ज़रूर देखें। हालांकि नहीं भी देखेंगे तब भी काम चल जाएगा, बीच में जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ पर कर दूँगा। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, दोनों काफ़ी हद तक सेम ही हैं। एडिशन का ऑपरेशन और सब्ट्रैक्शन का थोड़ा सा फ़र्क है। तो पहले हम लोग एडिशन को देखेंगे। अब इसे स्टार्ट करने से पहले मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो ध्यान रखना कि अगर मैंने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये लिखा है, मतलब मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ। पर ध्यान रहे ये दोनों क्वांटिटी कैसी हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो इसको ऐड करने पर हमेशा मुझे वेक्टर ही मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 2 वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने पर हमेशा हमें क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। अब हमने पहले भी बता रखा है कोई भी वेक्टर क्वांटिटी 2 चीज़ों से बनती है, एक अपने मैग्नीट्यूड से और दूसरा अपने डायरेक्शन से। तो कुल मिला के आपको जब 2 वेक्टर का एडिशन करोगे तो जो नया वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड पता करना है और उसका डायरेक्शन पता करना है। ये दोनों अलग अलग काम है ना। अब जैसे मान लो मैंने बोला किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का और 10 न्यूटन का। अब मैंने बोला ये फोर्स लग रहा है ईस्ट में और ये फोर्स लग रहा है वेस्ट में। मैं अगर आपसे बोलूं कि मुझे इनको ऐड करना है तो ऐड मतलब अधूरी बात है। ऐड यहाँ पर 2 तरीके से हो सकता है। अगर आप स्केलर एडिशन करते हो, स्केलर एडिशन का मतलब वही जो आपने आज से पहले 10th क्लास तक सीखा है। किसी भी 2 स्केलर यानी 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आंसर कितना आएगा, 20 आएगा। लेकिन आप अगर इसको वेक्टर से देखोगे कि ये फोर्स ईस्ट में लग रही है, ये फोर्स वेस्ट में लग रही है, मतलब एक डब्बे पर 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन इधर, तो आपको वैसे ही पता है कि इस पर नेट फोर्स कितना आएगा, 0। अब ये वाला 0 कहाँ से आया, ये आया वेक्टर के एडिशन से। ये वाला 20 कहाँ से आया, स्केलर के एडिशन से। मतलब स्केलर ऐड करना अलग होता है, वेक्टर ऐड करना अलग होता है। तो जो मैंने अभी बताया ना, इस बात का सिर्फ एक ही पर्पस है कि भाई एडिशन में ध्यान रखना है, वेक्टर का एडिशन अलग है, स्केलर का एडिशन अलग है। हम लोगों को सीखना है वेक्टर का एडिशन। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, स्केलर के एडिशन में डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वेक्टर के एडिशन में मैंने ये देखा कि 10 न्यूटन उधर 10 न्यूटन इधर, तो टोटल कितना आ गया, 0 आ गया। यानी वेक्टर के एडिशन में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। पहले ये अपने माइंड में बैठाओ कि वेक्टर के एडिशन में डायरेक्शन को भी देखना होता है। तो मेरे ख्याल से आपको मोटी मोटी बात समझ में आ गई कि वेक्टर एडिशन का खेल क्या है। अब इसको समझते हैं। अब ध्यान से देखना, वेक्टर के एडिशन को करने के हमारे पास 2 अप्रोच हैं। अप्रोच का मतलब तरीके, किस तरीके से हमें उन दोनों का एडिशन सोचना होता है। तो एक अप्रोच जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड, यानी आप क्या करो, 2 वेक्टर को एज ए डिस्प्लेसमेंट के तौर पे देखो कि उनको एडिशन करने का मतलब उनका डिस्प्लेसमेंट निकालना। सिंपल, मैंने बोला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो आप ये सोचो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर से जोड़ने पर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। इस अप्रोच से जो एडिशन होता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ट्रायंगल लॉ। बात समझ में आ रही है। अगर मैं अपने इसी अप्रोच को फोर्स के मेथड से समझूं कि किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है और मुझे नेट फोर्स निकालना है, नेट, अच्छा एक बात और, कभी भी मैंने नेट वर्ड बोल दिया तो नेट वर्ड का मतलब यहाँ पर एडिशन ही है। एडिशन करके जो आंसर आएगा उसी को मैं बार बार नेट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एक तरीका डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक तरीका हो गया फोर्स। यानी अब मैं आपको 2 फोर्स दूंगा, दोनों फोर्स को आपको ऐड करना है, तो आपको फोर्स से सोचना है। तो जब आप फोर्स से 2 एडिशन को 2 वेक्टर को ऐड करोगे तो इस अप्रोच को हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। तो कई लोगों को इसका डिफरेंस नहीं पता रहता है, तो मैं आपको बता दिया।
कि दो तरीके से सोचना है। अच्छा, दोनों से आंसर कैसा आएगा? सेम आएगा, बस सोचने का तरीका अलग है। इसमें डिस्प्लेसमेंट के तौर पे देखना है, इसमें फोर्स अज्यूम करके सोचना है। ठीक, इसके लिए हम लोग पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे और इसके लिए हम लोग ट्रायंगल लॉ। तो आज हम लोग सीखेंगे ट्रायंगल लॉ को। चलो, तो हेडिंग लगाते हैं ट्रायंगल लॉ। अब जैसा इसका नाम लिखा है, यहाँ पर हमें ट्रायंगल बनाना होगा। तो पैरेललोग्राम लॉ का मतलब हमको वहाँ पर पैरेललोग्राम बनाना होगा। तो देखें जरा ट्रायंगल लॉ करना कैसे है। तो पहले ना मैं आपको दो वेक्टर्स दिखाता हूँ, फिर मैं स्टेप्स लिखूंगा, तो आपको हर बार वही स्टेप्स फॉलो करने होंगे। जो स्टेप्स लिखवाऊंगा वही डेफिनेशन ही बन जाती है। लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर ए है और मुझे इसमें बी वेक्टर को ऐड करना है। मैंने जानबूझकर ऐसा केस लिया है कि दोनों वेक्टर के बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताने के लिए, तो कैसे बताओगे? आप इस वेक्टर को उठाओगे, इसकी टेल पे रखोगे और इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा? थीटा। अगर किसी ने पहला वीडियो देखा होगा, इसको उठा के अगर मैंने इसके हेड पे रख दिया तो एंगल हमेशा कहाँ बनता था? इनके बाहर बनता था। तो कितना एंगल बन रहा है? थीटा। अब मुझे इन दोनों वेक्टर को क्या करना है? ऐड करना है। तो स्टेप नंबर 1, बहुत ध्यान से देखना बेटा, आपको अरेंज करना है ए वेक्टर और बी वेक्टर इस तरीके से कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा। स्टेप नंबर 1 ध्यान से रिपीट कर रहा हूं मैं, दो वेक्टर को इस तरीके से अरेंज करना है कि हेड से टेल जुड़ जाए। तो मैंने क्या करा, अब मैं जरा स्टेप नंबर 1 को अप्लाई करता हूं। ये रहा मेरा, अगर मैंने इसको अपना फर्स्ट वेक्टर माना है तो ये है मेरा ए वेक्टर। अब इसके ये रहा बेटा हमारा हेड और ये रहा हमारा टेल, मैंने छोटा छोटा लिख दिया है। अब इस वेक्टर के टेल को इस वेक्टर के हेड पे लाके रख देना है ऐसे। ये रहा मेरा बी वेक्टर और ये जो बाहर में एंगल है थीटा। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया। तो स्टेप नंबर 1 ध्यान रखना है, जब भी आप ट्रायंगल लॉ से एडिशन करोगे तो आपको क्या करना है? अरेंज करना है ए वेक्टर और बी वेक्टर को किस तरीके से? हेड टेल से। हेड टेल से अरेंज करने का मतलब पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल लाके रख दो। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। ठीक, अब बारी आती है स्टेप नंबर 2 की। तो मैं ऊपर का मिटाने जा रहा हूँ, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना। स्टेप नंबर 2 मैं इसके ऊपर लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। स्टेप नंबर 2, अब आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है अपने ट्रायंगल को। तो ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए आपके पास एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, एक तीसरी साइड चाहिए होगी। तो ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए जो आप थर्ड साइड बनाओगे वो थर्ड साइड ही रिजल्टेंट कहलाएगा। सर ये रिजल्टेंट क्या होता है? बेटा ध्यान से देखना, आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर को जब जोड़ा तो आपको मिला नया वेक्टर, हमने उसी नए वेक्टर का नाम रिजल्टेंट वेक्टर रख दिया है ना। तो पहले आपको दो वेक्टर को हेड टेल से जोड़ना है, उसके बाद ट्रायंगल कंप्लीट करना है तीसरी साइड बनाकर। वो तीसरी साइड आपका क्या इंडिकेट करेगी? रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये तीसरी साइड का खेल देखना बेटा। तो हो सकता है कोई बच्चा चाहे ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, ये है इनके बीच का एंगल थीटा। तो कोई ऐसा तो कह सकता है ना सर तीसरी साइड तो यही बनेगी। मैंने कहा ठीक है, अब इस तीसरी साइड के लिए या तो मैं ऐसे बनाऊंगा या तो इसी से ऐसे भी बन सकता है। भाई कुल मिला के देखना ट्रायंगल ही तो बनाना है, इस तरीके से ऐसे। देखो अब आप बोलोगे ना सर ट्रायंगल तो दोनों ही बन रहे हैं, तो फर्क क्या है? आप जरा रिजल्टेंट का एरो चेक करो। यहाँ पर रिजल्टेंट पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड पर है, और यहाँ पर देखो पहले वेक्टर के सेकंड वेक्टर के हेड से फर्स्ट वेक्टर की टेल पर है। सर दोनों ही तो ट्रायंगल हैं, लेकिन इसमें एक गलत है एक सही है। बहुत ध्यान से देखना बेटा, हमने क्या बताया कि ट्रायंगल लॉ का मतलब डिस्प्लेसमेंट सोचना है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है? सर हमें पता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसी लाइन को ही तो हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो अब आप सोचो
कि ये फर्स्ट वेक्टर तो इनिशियल तो यहीं पर ही है, ओरिजिन यहाँ पर है ना, रेफरेंस पॉइंट यहीं से चलना स्टार्ट करा है। डिस्प्लेसमेंट सोचना है, डिस्प्लेसमेंट आपने यहाँ से चलते यहाँ गए, इस लाइन को जोड़ा, यही तो डिस्प्लेसमेंट है। अब ये लाइन कैसे बनानी है, हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ, इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो ये तो उल्टा हो गया, ये तो फाइनल से इनिशियल हो गया, तो गलत हो गया। इसका मतलब आपका रिजल्टेंट वेक्टर कैसा होना चाहिए, फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर, ये सही डायग्राम होगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि सेकंड ये जो आर है इसको इस तरीके से बनाना है कि फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड पर, यानी कुल मिलाकर आपको डिस्प्लेसमेंट सोचना है। तो ये इस तरीके से आपको ट्रायंगल लॉ कंप्लीट करना है। दो ए वेक्टर बी वेक्टर को इस तरीके से जोड़ना है कि हेड टेल आ जाए। अब आपको आर यानी कि इन दोनों का जो एडिशन है वो कैसे सोचना है कि डिस्प्लेसमेंट बन जाए, क्या बन जाए, डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल से फाइनल, ये गलत है बेटा, ध्यान रखना, इसमें उल्टा कर दिया है आपने, वेक्टर में डायरेक्शन पलट दी तो सारी कहानी बदल गई, ये स्केलर थोड़ी ना है। तो इस तरीके से बेटा आपका ट्रायंगल लॉ कंप्लीट होगा। तो अगर आपको कोई भी दो वेक्टर ऐड करने हो तो आपको ट्रायंगल ऐसे बनाना है। फर्स्ट हमेशा डिस्प्लेसमेंट सोचना है, फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड पर। तो मैं गलत वाले को हटा देता हूं। तो आपको ट्रायंगल लॉ के दो स्टेप्स बहुत अच्छे से फॉलो करने हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने कुल मिलाकर ये वाली बात समझ ली कि ये था मेरा ए वेक्टर, ये था मेरा बी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल थीटा। बेटा याद रखना, हेड टेल जब जोड़ते हैं तो एंगल हमेशा बाहर बनता है। अब क्या बताया था, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर, ये रहा मेरा डिस्प्लेसमेंट, और इसी डिस्प्लेसमेंट को मैंने कह दिया है आर, विच इज रिजल्टेंट। और ये जो आर है ये बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के, सही है। अच्छा अब ध्यान देना, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि हम लोग इसको और अच्छे समझ सके। मैंने बोला लेट से, अब जिन्होंने रेनमैन प्रॉब्लम, रिवर स्विमर प्रॉब्लम पढ़ रखी होंगी उनको समझ में आ जाएगा, जिनको नहीं आ रहा वो तो बस ट्रायंगल लॉ अप्लाई करना सीखो। मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व बाय विद रिस्पेक्ट टू मैन, है ना। ये जिसने रिलेटिव पढ़ रखा होगा समझ में आ रहा होगा, जिसने रिलेटिव नहीं पढ़ा होगा कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ ट्रायंगल सीखना बस खाली। ये बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ, इसको मैंने नेट वेलोसिटी कह दिया, लेट से फॉर एग्जांपल, है ना। मैंने अभी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटा ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ट्रायंगल बनाना सिखा रहा हूँ। अब आपको इससे ट्रायंगल लॉ लगाना है, तो कैसे करोगे, ये रहा आपका रेन, तो आप एक काम करो, अच्छा रेन कहाँ गिरती है, नीचे की तरफ, तो ये रहा रेन का वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ रेन। अब ये रहा सेकंड वेक्टर, है ना। अब मैंने आपको खुद से बता दिया कि बेटा ये ईस्ट में है, मैं टेंशन मत लो बेटा, ये तो आपको डायरेक्शन पता होगी, क्वेश्चन में लिखा भी होगा, मैं आपको बस समझाने के लिए कि ट्रायंगल बनाना कैसे है। अब इसको ईस्ट में लगाना है, तो कैसे लगाना है सर, इस तरीके से लगाना है कि हेड टेल जुड़ जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले वेक्टर का हेड ये रहा, ईस्ट की तरफ में ऐसे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तैयार हो गया ना। फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर, आपका इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा। अब आपको ये वेक्टर चाहिए, आप इन दोनों वेक्टर को ऐड कर रहे हो, तो आपने क्या सिखाया, इनिशियल से फाइनल की तरफ एरो लगा दो ऐसे। तो ये जो आपका नेट आया ये किसके बराबर आ गया, v ऑफ रेन प्लस v ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। देखो तो इस तरीके से आपको फिजिक्स में वेक्टर लॉ अप्लाई करना है ट्रायंगल की मदद से, हेड टेल जोड़ना है, इनिशियल से फाइनल की तरफ रिजल्टेंट को दिखाना है। ये एग्जांपल सिर्फ आपको ये ट्रायंगल बनाने के लिए था। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसा मैंने बताया बेटा, किसी भी दो वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो हमें उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और उसका डायरेक्शन भी चाहिए। तो मैंने बोला कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। ये जो आर वेक्टर है
इसी को बोलते हैं बेटा रिजल्टेंट। मुझे तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए और इसका डायरेक्शन चाहिए। बेटा मैं सिखा चुका हूं मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखा जाता है या फिर ऐसे लिखा जाता है। अब आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको ट्रायंगल लॉ लगाना है और रिजल्टेंट का डायरेक्शन पूछा गया है तो बेटा डायरेक्शन हम एंगल से निकालेंगे। अपने दिमाग के अंदर एक कहानी फिट कर लो कि डायरेक्शन का मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको नॉर्थ बताना है, ईस्ट बताना है, वेस्ट बताना, नहीं, डायरेक्शन हम एंगल से बताएंगे। सर एंगल से कैसे बताते हैं, अभी देखते हैं ना आगे। तो अब हम क्या करते हैं, एनालिटिकल मेथड देखते हैं जरा। सर ये एनालिटिकल मेथड क्या है, देखो जरा। इस मेथड का इस्तेमाल करके बेटा मैं अपने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। ये डेरिवेशन स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेरिवेशन को अगर कोई बच्चा स्कूल में अभी 11th में तो डेरिवेशन को ध्यान से देखे, अदरवाइज जो रिपीटर बच्चे हैं वो तो स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं दिखाता हूँ, जैसे मान लो ये था मेरा बेटा ए वेक्टर, ये रहा मेरा बी वेक्टर, और एंगल कहाँ बनता है सर, बाहर बनता है हेड टेल में। फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, ये बन गया मेरा डिस्प्लेसमेंट, और इसी आर वेक्टर की वैल्यू है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हमने कह दिया कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेट से ए है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेट से बी है ना। अब इसको यहाँ लिख देता हूँ, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है। अब एक काम करते हैं, नामकरण कर देते हैं। इसको पॉइंट को P बोलता हूँ, इस पॉइंट को Q बोलता हूँ, और इस पॉइंट को R तो मैंने इस्तेमाल कर लिया। लेट से मैं इसको S बोल देता हूँ। तो आपको ट्रायंगल दिख रहा है PQS, ठीक है। मुझे क्या करना है, किसी तरीके से ज्योमेट्री लगाकर इस एरो की लेंथ निकालनी है। बेटा मेरी बात को ध्यान समझना, इस रिजल्टेंट एरो की जो लेंथ होगी, जो लंबाई होगी, लेंथ होगी, वही इसकी मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड की फीलिंग समझ में आई। इस एरो की जो लेंथ होगी उसी लेंथ को बेटा हमने क्या नाम दे दिया है, मैग्नीट्यूड। अब आपको सिंपल ज्योमेट्री लगा के कुछ ना कुछ त्रिकोणबाजी करके इसकी लेंथ निकालनी है, तो वही त्रिकोण देखना है। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि आप एस पॉइंट से नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। बेटा एक कंस्ट्रक्शन है, इसको मैंने एम बोल दिया है ना। आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे और इसको क्या नाम दे दोगे, एम। तो आपको ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है QSM। मैं जरा इस ट्रायंगल को बाहर निकालता हूँ ऐसे, QMS। बेटा ये वाला एंगल 90। मुझे ना इस एरो की लेंथ पता है सर, B है, आया समझ में। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है और वही इस एरो की लंबाई है। अच्छा, और ये वाला एंगल थीटा है। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि 90 डिग्री के सामने कौन होता है, सर 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। सर जिस एंगल को हम ऑब्जर्व करते हैं उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो जो बच गया बेटा वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे फटाफट इसमें साइन थीटा बताओ। सर साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, SM, और हाइपोटेन्यूस कितना है बेटा, B है, इस एरो की लंबाई B है। तो यहाँ से SM बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, B साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। सर ये क्यों करा, निकाल देते हैं, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, कोई खराब थोड़ी ना है बेटा। ज़रूरत का सामान है, किनारे मैंने निकाल के रख दिया, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसका इस्तेमाल कर लूँगा। ऐसे ही इसमें कॉस थीटा भी निकालो। कॉस थीटा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसमें देखो जरा, बेस क्या है QM और हाइपोटेन्यूस क्या है बेटा, B है। तो यहाँ से QM बराबर क्या निकल कर आएगा, B कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। ज़रूरत का सामान है, उपचे में कर दिया है, पड़ेगी ज़रूरत तो उठा के इस्तेमाल कर। अब वापस आते हैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल PMS दिख रहा है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला। सर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। बेटा राइट एंगल ट्रायंगल है तो चीख चीख के सब कहना चाह रहे होंगे कि सर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। बेटा फिर से देखो, 90 डिग्री के सामने कौन है, हाइपोटेन्यूस।
और हाइपोटेन्यूज क्या है सर पी एस का होल स्क्वायर बराबर। अब बेटा ये बेस मान लेता हूँ, इसको परपेंडिकुलर मान लेता हूँ, तो बेस कितना हो जाएगा पी एम का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा एस एम का स्क्वायर। सर मैं क्या कह रहा हूँ ना, ये जो पी एस है ना, यही तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सर पीएम मैं लिखना चाहता हूं, सर पीएम को मैं तोड़ के लिख देता हूं, पी क्यू प्लस क्यू एम, पी क्यू प्लस क्यू एम का होल स्क्वायर प्लस एस एम। सर एक चीज तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है कि पी क्यू एरो की लेंथ तो ए है, तो पी क्यू एरो की लेंथ ए है प्लस क्यू एम का होल स्क्वायर प्लस एस एम का स्क्वायर और यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। किसी तरीके से बस अगर कहीं से मुझे काश कहीं से किसी तरीके से क्यू एम और एस एम मिल जाए तो मेरा काम सेट होगा। तो मैंने देखा, मैंने कहा अरे यही तो मैंने निकाल के रखा था एस एम और क्यू। मेरे को तो डेरिवेशन याद है, मुझे तो पता था इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पहली बार आप लोग देख रहे हो, आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैंने क्यू निकाल के रखा, तो क्यू एम और एस एम की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर। तो ए प्लस बेटा क्यू एम कितना है बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस अब एस एम कितना है भाई देखो जरा, बी साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर, है ना। मैं एक बार जरा कैमरे में देखूँ ये पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, क्या इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लग सकता है? सर लग सकता है, लगा दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस अब इसका स्क्वायर करो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी अब ध्यान से नोटिस करो, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन कर लो तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वो तो सारे बच्चों को पता है 1 होता है। तो कितना आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और यहाँ पर है रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। बेटा ये ए पहचान लेना, ए है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेम वही यहाँ पर है। तो मेरे पास ना बेटा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया विच इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। 80% डेरिवेशन हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई है। ध्यान से देखो इसको जरा, ठीक। अब इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसमें ज़रा आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना, ये हमने अभी इसमें सिर्फ इसका रिजल्टेंट निकाला है। अब इसका आगे बढ़ते हैं और पहले मैं ज़रा उस रिजल्टेंट को ज़रा समझाऊं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो मैंने लिखा है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज़ अंडर रूट, बेटा मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2 टाइम्स ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब सेम है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह कि कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा का मतलब है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। और याद रखना ये जो एंगल होगा वो हमेशा 180 से छोटा होना चाहिए। बड़ा हो जाएगा तो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। हमेशा कौन सा एंगल लेना है? 180 से छोटा वाला। ठीक है सर, मेरा रिजल्टेंट निकल कर आ गया। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। बेटा डायरेक्शन ध्यान से देखना, डायरेक्शन मैं आपको बता रहा था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ से नहीं निकालते हैं, डायरेक्शन हम एंगल से निकालते हैं। तो एक बार मुझे फिर से ए वेक्टर बनाना है, बी वेक्टर बनाना है और ये रहा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर विच इज़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मैं रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ, तो मैं इस बात को पता है कैसे बोलूँगा? मैं बोलूँगा रिजल्टेंट का एरो ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल पर है। देखो रिजल्टेंट का वेक्टर ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल पर है, तो मुझे ये निकालना है। तो काम करते हैं फिर से, परपेंडिकुलर तो मैंने ड्रॉप करके रखा ही हुआ था,
अगर किसी को ठीक से याद हो तो बेटा ये कितना निकल कर आया था, ये निकल कर आया था हमारा बी कॉस थीटा और ये निकल कर आया था हमारा बी साइन थीटा। ठीक, अब फटाफट जरा इसमें tan अल्फा लिख दो। तो tan अल्फा कैसे लिखोगे? सो tan अल्फा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा परपेंडिकुलर क्या है? बी साइन थीटा, और बेस ध्यान से देखो सर यहाँ से लेकर यहाँ तक बताना, इस एरो की लंबाई ही तो a थी, तो a और इसमें प्लस कर देंगे क्या बेटा? b cos थीटा। इस तरीके से आपको निकालना है। अब यहाँ पर अल्फा क्या है बहुत ध्यान से समझना बेटा, अल्फा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर। इस तरीके से आपको रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना। अब चाहो तो बी से भी निकाल सकते हो। अब ये वाली चीज़ हम अगली वीडियो में कवर करेंगे कि इसमें कुछ हमारे स्पेशल केसेस बनते हैं। आज की वीडियो के अंदर सिर्फ हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ की डेरिवेशन देखी, ट्रायंगल लॉ लगाना सीखा। नेक्स्ट इसमें कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखिए। ठीक।